हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि जीएस पेपर 3 हमारा चल रहा था, 4 क्लासेस आ चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है और इसमें हम कुछ और बेहतर टॉपिक्स को लेकर आए हैं और ये विश्वास करिए इतना बेहतरीन टॉपिक है जिससे जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन आते हैं ना, उसे टू द पॉइंट चीज़ें मिलती हैं और आप अगर इन बातों को बहुत अच्छे से गहरे स्तर पे समझ लेते हैं तो यूपीएससी के किसी भी प्रश्न को आप उत्तर देने में सक्षम बन जाएंगे। ठीक, तो बस इसी बात से चलिए शुरू करते हैं। एक बार इस सेशन को पूरा देखिए, अगर आप नए हैं उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या सच में आपको जीएस पेपर 3 का वो कंटेंट मिल रहा है जो सच में यूपीएससी को डिमांड है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस शुरू करते हैं। और इसके पहले बस एक ही बात कहूँगा, अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए या क्लासेस की जानकारी तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, सब कुछ हमने कर लिया था। अब हमें पढ़ना था कि संसाधनों को जुटाने के क्या मुद्दे हैं, ये क्या होता है ना। पहले ही यूनिट में लिखा है संसाधनों को जुटाने, ये क्या है, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। हमेशा एक हेडेक बनी रहती थी, दिमाग में चलता रहता था भाई क्या है। आइए बात करते हैं। संसाधन, संसाधन मतलब होता है जिससे हम अपने जीवन यापन को या कोई संस्था या कोई देश अपने क्या करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग करता है, और जो जीवन है वो इन्हीं से चलता है। सीधी सी बात है, संसाधन उसी को कहते हैं। जैसे पानी, तो पानी मेरे लिए क्या है, संसाधन है। बिना पिए मैं चल नहीं पाऊंगा क्योंकि पानी एक जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इस बात को समझ में आया। उसी तरह किसी देश, उसकी समृद्धि, उसके व्यवहार तथा उसके आगे बढ़ने के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको जुटाना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो संसाधन जुटाने के मुद्दे क्या हैं। जैसे पहला है वित्तीय आयोग, जो क्या करता है, राज्य और केंद्र में क्या करता है, संसाधनों को बांटता है कि इतना पैसा आप लेंगे, इतना पैसा आप लेंगे, इतने जगह पे आप काम करेंगे, इतने का, है ना। ये कौन करता है, वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 280, ये जीएस पेपर 2 का मामला है तो हम इसको वहीं पे देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है, मानव संसाधन। हमेशा आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने मानव संसाधन पे सीधा पूछा है। दूसरा वित्तीय संसाधन, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, और चौथा है उसका संरक्षण। तो ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी संसाधन पे क्वेश्चन आएंगे आप उसको झट से बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो संसाधन है ना, संसाधन को जुटाने के मुद्दे तथा हल करने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या हो सकते हैं, या सरकार क्या कर सकती है, या लोगों के द्वारा ऐसा क्या किया जा सकता है जो संसाधन है उसको जुटाया जा सकता है, और उसको जो मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए हम किन किन कदमों से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब ये देखिए, कभी भी यूपीएससी सीधा तो पूछेगा नहीं, वो हमेशा हल पूछेगा आपसे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपसे यही पूछेगा, मानव संसाधन को जुटाने तथा उनके मुद्दों को हल करने के लिए इस समय क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना है, बस उन्हीं टॉपिक को याद रखना है। हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, बस क्या करना है, उसी को अच्छे से लिख देना है। चलिए आइए बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, सरकार अपने हस्तक्षेप के द्वारा, मतलब वो क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, करती ही है, लोगों के जीवित रहने और बाजार में खुद को विकसित करने की क्षमता बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसको, सरकार को, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए तथा लोगों को जीवित रहने और बाजार में खुद को विकसित, किसको, लोगों को विकसित करने की क्षमता बनाने का प्रयास। सरकार खुद बाजार में विकसित ना हो, लोगों को जीवित रहे और उनको बाजार में विकसित करने की क्षमता को क्या करे, बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ ही सरकार को न्यूनतम मानक निर्धारित करने और सुरक्षा जाल का उपलब्ध कराने होंगे। मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए, ये मानक होना चाहिए किस चीज़ का, बाज़ार में आने के लिए। जैसे आप जानते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, एक दुकान और ये सब चीज़ें हैं ना, इतनी कैपिटल, ये सब एक न्यूनतम मानक है जो होने ही चाहिए। तभी क्या होगा, हम संसाधनों की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक, अगला, जनसांख्यिकीय लाभांश का सर्वोच्चतम उपयोग करके सरकार स्कूल छोड़ने वालों को तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। जैसे कौशल विकास योजना, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके तहत। देखिए, हमारे जानते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब वो होता है कि कितनी कार्यशील
पूंजी है, मानव पूंजी है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया है कि लगभग 65% जनसंख्या भारत की क्या है, जनसांख्यिकीय लाभांश है, मतलब वो कार्यशील पूंजी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, या जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी आगे चल के सबको स्कूल छोड़ना होता है। तो उनको कहीं ना कहीं तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया तकनीक पे है और व्यवसाय पे है। अगर इन दोनों का प्रशिक्षण सरकार अच्छे से दे देगी तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, मानव संसाधन बनने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। और ये क्या है, जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है कि नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, क्या लिखा है, गरीबी उपशमन और सामुदायिक कार्य, गरीबी को कम करना और सामुदायिक कार्यों को से कैसे उसको जोड़ के रखना। आइए देखते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया क्यों, क्योंकि गरीबी तुरंत का तुरंत खत्म करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए साल दर साल, 2-4 साल, 20 साल हो सकता है मेहनत आपको करनी पड़े, तब कोई व्यक्ति गरीबी के चक्र से वह परिवार निकल के एक समृद्धि के चक्र में आ पाता है ना। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है जो किसी समुदाय के व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के स्तर पर सुधार लाने के लिए एक सहभागी बनकर मूल्यांकन कर सकता है। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप क्या किए, आप मान लेते हैं बहुत गरीब है, स्थितियां आपकी सच में बहुत ख़राब है, तो आप क्या करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, उसको किसी समुदाय से जोड़ना चाहिए। वह समुदाय क्या करेगा, उस व्यक्ति का या उस समूह का या उस संगठन का, है ना, उसके द्वारा जुड़ के क्या करेगा, अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी स्वच्छता पे, अपनी शिक्षा के स्तर में सुधार लाएगा तथा सहभागी बन के अपना मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ेगा और अपने गरीबी को ख़त्म करने की एक कोशिश करेगा। ये कहीं ना कहीं क्या है, संसाधन को, यही तो है संसाधन। हमारे जो मानव संसाधन है वो हालात उनके ख़राब हैं, अगर वो गरीबी के चक्कर में फंसे हैं तो वो देश में भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो देंगे कब, जब उनको इन सब चीज़ों में बेहतर हम प्रदर्शित कर पाएंगे तब। ठीक, ये आपको लग रहा का छोटा पॉइंट है, लेकिन एक बार आप एग्ज़ाम में लिख के आइएगा ना, आपको बेहतरीन नंबर नहीं आए तो कहिएगा। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से खंगाल के तब मैं लेकर आया हूँ। और ये पॉइंट ऐसे हैं ना जो हमें, आपको भले अभी हम पढ़ रहे हैं तो उतने बेहतरीन ना लगे, लेकिन जो पॉलिसी मेकर है ना उनसे पूछिए, तब आपको वो समझाएंगे कि यार सच में ये ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, बिकम अ पॉलिसी मेकर, या हमें कैसे होना चाहिए, एक अधिकारी के लिए लेवल पे सोचना है। क्योंकि हम क्या हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं और कई लोगों की ज़िंदगियां खराब कर सकते हैं ना। ऐसा ही तो होता है, क्योंकि आपसे लगातार जनता जुड़ी रहती है। तो आप उसी हिसाब से जनसंख्या के लाभांश, गरीबी उपशमन, इन सब के बारे में गहरी समझ का होना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, संसाधन दक्षता पर फोकस। जो मेरे पास संसाधन है उसका दक्षतम उपयोग कैसे किया जाए। इसका मतलब ये हो गया, मान लेते हैं मेरे पास संसाधन सीमित हैं, होते ही हैं, हर जगह संसाधन सीमित है, लेकिन जो भी संभव संसाधन इनपुट है, इनपुट मतलब जो मैं शामिल कर रहा हूँ, उससे अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करने की रणनीति होनी चाहिए। अब ये पॉइंट कैसा लगा आपको, है ना ज़बरदस्त, कि संसाधन की दक्षता पर फोकस होना चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, संसाधन से जुड़े जितने मुद्दे हैं उनको मैं अच्छे से हल कर पाऊँगा कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, जो भी संसाधन है, सीधी सी बात है, वो लिमिटेड है, तो संभव जितना है उससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करने की रणनीति होनी चाहिए हमारे पास। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, कर सुधार अर्थव्यवस्था को संसाधन कुशल और बेहतर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या, कर सुधार। देखिए कर सुधार हर देश में ज़रूरी है, आज भी हम कई सेक्टर में कर सुधार अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसमें करना ज़रूरी है। जैसे मूल्य वर्धित कर खदन, निर्माण और विनिर्माण जैसी गतिविधियों में कर को लगाना चाहिए, जो शायद अभी तक नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए और कर में सुधार करना चाहिए। अच्छे के लिए बेहतर हो, गरीब के लिए कम हो, एक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। कुल मिला के मैंने 10 पॉइंट उठाए हैं और यही 10 पॉइंट हमें क्या करना है, बार बार ध्यान में रखना है। अगला,
आधारभूत डेटा संग्रह और संकेतों का विकास करना चाहिए। जैसे मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं क्या कर पाऊँगा? सीधी सी बात है, जब मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं पाऊँगा और ना ही जो हमारे संसाधन हैं उनको विकास करने के बारे में या उनके हल के बारे में निकाल पाएंगे। लेकिन आपको ये पता है भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे पता चला? डेटा से, है ना? तो डेटा और संकेतक बनाएंगे। देखो भैया, इससे ज़्यादा होगा समस्या बढ़ेगी, इससे कम है चलो अभी चल रहा है स्थिति ठीक है, लेकिन अब सुधारना ज़रूरी है। तो इस टाइप से अगर हम संकेत बनाएंगे तो ठीक है, मान लेते हैं 10 लोग हैं और 10 लोग क्या है अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हैं, पता चला उसमें से 2 रिटायर हो गया, लेकिन 2 नया जोड़ने की ज़रूरत है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? संकेतों से, ठीक है, और आधारभूत डेटा से। अगली बात करते हैं इको लेबलिंग। इको लेबलिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उस पर इको लेबलिंग होनी ही चाहिए कि वो इको जो हमारी पर्यावरण कॉस्ट है उससे वह उत्पादन मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं तो पता चला जितने का वह उत्पादन है उससे ज़्यादा वो क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को हानि कर रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारे संसाधन खत्म होंगे, होंगे कि नहीं बोलिए ना? खत्म होंगे। इससे हमें क्या करना है, जो संसाधन है उनको हल मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए ये सब कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए, है ना? चलिए, क्या लिखा है? इको लेबलिंग और उत्पादों का मानक प्रमाणन, जिससे जागरूकता, उपलब्धता में सुधार। तो जो भी कंपनियां वो क्या करेंगी? सुधार करेंगी, क्योंकि उनको पता है इको लेबल लिखा है। अगर इको लेबल के अकॉर्डिंग मैंने काम नहीं किया तो लोग कहाँ चले जाएंगे? कंज्यूमर फोरम। तो समस्या उस कंपनी के ऊपर आएगी। इसीलिए सीधी सी बात है, उत्पादकता में सुधार तो आएगी या उपलब्धता में सुधार आएगी, तथा हरित सार्वजनिक खरीद की लागत भी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं? क्योंकि अब सबको जागरूक हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, सबको पता है इतना ही लगना है। जब इतना ही लगना है उस हिसाब से सार्वजनिक खरीद में लागत कम आएगी, नहीं तो पहले अपने मन का होता था। तो ये सब चीज़ें क्या है, संसाधन को सुधारने और उसको इकट्ठा करने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। अगला, उत्पादन के 4 कारक, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन। संगठन जो काम करेगा, पूंजी जो बिजनेस में लगती है, श्रम जो उसमें काम करेंगे, तथा भूमि चाहिए चाहिए, नहीं तो कहाँ कहाँ लगाओगे? आकाश में थोड़ी लगाओगे, है ना, बिजनेस को। तो ये 4 चीज़ें होना ही चाहिए और इनका एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास संगठन है, 4 लोग काम करने वाले हैं, उनके पास ज़बरदस्त डिज़ाइन है लेकिन उनके पास पूंजी ही नहीं है। चलो पूंजी भी मिल गई, पता चल रहा है उनके पास लेबर ही नहीं मिल पा रही है, मतलब उनके साथ कर्मचारी या जो भी कर्मचारी का स्तर होता है उस स्तर तक के कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। पता चला ये सब मिल गया लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल पा रही काम करने की, तो ये भी समस्या होगी। जो सरकार को इस पे भी काम करना है, एक साथ आने की ज़रूरत है, तथा विकास और निवेश का माहौल होना चाहिए कि अगर हम व्यवसाय करने आ रहे हैं तो उम्मीद है कि मैं आगे विकास कर पाऊंगा और मुझे निवेश मिल पाएगा। ठीक, जब तक ये नहीं है तब तक संसाधनों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगली बात है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को व्यक्तिगत वित्त के मामलों को समझने और निष्पादित करने की क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। अब जैसे जैसे मैं व्यक्ति हूँ और मैं कमाता तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि जो मैं कमाता हूँ उसको मुझे कैसे उपयोग में लाना है, मुझे सेविंग कितनी करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, मुझे बीमा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना? अगर मुझे ये नहीं पता है तो क्या होगा, मैं अपने पैसों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाऊंगा और वह क्या होगा, कहीं ना कहीं उस देश के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए वित्तीय साक्षरता का होना जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम लाए जाएंगे तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं, आपने सोचा कि 1,000 रुपये मैं सेविंग करूँगा, 1,000 रुपये के मैं बीमा लेके अपने परिवार को किसी भी समस्या से बचाऊँगा। अब आपने 1,000 रुपये लिया, उस 1,000 से एक कंपनी के पास 1,000 रुपये जा रहा है, वह कंपनी उससे बिजनेस कर रही है, कितने लोगों को नौकरियां दे रही है ना? इससे क्या हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है कि नहीं, और कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं क्या संसाधन वो भी हमें मिल रहे हैं, हर कंपनी को मिल रहा है। ठीक, और जब आपको कोई समस्या आएगी तो क्या करेंगे, उस बीमा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्तिगत वित्त है उसको समझने और उसके निष्पादन करने की क्षमता आपकी वृद्धि होगी। चलिए अगली बात करते हैं, अंतिम 10, तकनीकी विकास और नवाचार। ये तो होना ही चाहिए। ये होने से क्या होगा, फिर से कह रहा हूँ, जो संसाधन है जो भी, चाहे वो मानव हो, वित्तीय हो, किसी भी टाइप का हो, उससे क्या होगा, हमें उसको विकास और नवाचार करने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक,
तो कभी भी आपसे क्या पूछे, कोई भी सवाल अगर आपसे पूछे संसाधनों को जुटाने पर, तो ये 10 पॉइंट, विश्वास करिए ये 10 पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गेम चेंजर। अब मैं बात करूंगा आगे मानव संसाधन जुटाने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि संसाधन होता क्या है, उसको जुटाने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा और उसका हल क्या हो सकता है, कि संसाधन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मानव संसाधन है उसको जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो 3 संसाधन हमने बात की थी, मानव, वित्तीय और प्राकृतिक। तो अभी किसकी बात करेंगे? मानव की, फिर वित्तीय की, फिर प्राकृतिक की। चलिए मानव की बात करते हैं। क्या लिखा है? नंबर 1, तकनीकी संस्थानों के लिए स्टार्टअप नीति लाई गई थी, जिसमें स्वामित्व और रोजगार में वृद्धि हुई कि नहीं? तो इससे क्या हुआ? मानव संसाधन जुटा कि नहीं जुटा? बिल्कुल जुटा, क्योंकि तकनीकी संस्थान, स्टार्टअप आएंगे तो लोग, स्वामित्व उनका बढ़ेगा, मतलब कुछ लोग नौकरी करने आएंगे तो कुछ लोग नौकरी करेंगे, है ना, कुछ लोग मतलब मालिक बनेंगे ना, कुछ जो स्टार्टअप करेंगे, और कुछ लोग रोजगार मिलेगा उनको। ठीक है, आगे रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम ये लाया गया, तो इससे क्या हुआ? कौशल और रोजगार में वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछे मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए तथा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए और कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये बताइए। अब इसके ऊपर जो 10 पॉइंट्स है वहाँ उठाएंगे आप कि ये उठाने से काम होगा, और उसके बाद आप ये बता देंगे ये कदम उठाए गए थे। चुनौतियाँ आपको पता ही है ना? बस चलिए, चुनौतियाँ याद करिए, हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले, जब हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, वहाँ हमने पढ़ रखा है भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आया था? 2011। ये क्या है? कहीं ना कहीं मानव संसाधन की आजीविका को बात करता है, ग्रामीण और शहरी दोनों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला, मेक इन इंडिया, इससे क्या हुआ? जब ये लाया गया तो प्रौद्योगिकी अधिकरण और विकास कोष इसके तहत बनाया गया। इससे क्या हुआ? मेक इन इंडिया के तहत यह जो विकास कोष बनाया गया, इससे उनको धन देने की कोशिश की गई और उनको सहायता देने की कोशिश की गई, जो प्रौद्योगिकी में काम करने के लिए के आतुर हैं और काम करना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? कहीं ना कहीं जब हमने काम किया तो प्रौद्योगिकी बढ़ी तो क्या हुआ? स्वामित्व बढ़ा, स्वामित्व के साथ रोजगार बढ़ा, और जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादा तकनीकी हो पाए, और तकनीकी होने से क्या हुआ? रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण देने में वो अच्छा काम कर पाएंगे। एक चीज़ से कई चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, आगे और क्या क्या चीज़ें करने से मानव संसाधन जुटे? जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना अब ये लाई गई। अब जो सुरक्षा बीमा योजना लाई गई, इसीलिए जो बीमा लेगा उसकी हेल्प होगी कि नहीं? उससे क्या होगा? मानव संसाधन मजबूत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना बिल्कुल होगा, और अटल पेंशन योजना इससे भी होगा, है कि नहीं होगा? एक बात और आप लिख सकते हैं, मनरेगा स्कीम भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जिससे मानव संसाधन को जुटाने में हेल्प मिलेगी। टेक्निकल हो गया, रोजगार हो गया, ग्रामीण शहरी जोड़ लिए, मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को भी जोड़ लिए, बीमा वगैरह, अटल पेंशन वगैरह सब जोड़ लिए। बचा क्या? इससे ज़्यादा क्या लिखोगे एग्जाम में यार? 4-5 पॉइंट तो ध्यान में ही रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही कर लो, विश्वास करो, इतना ही कर लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो एक न्यूज़पेपर या एक मैगज़ीन साथ में आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी जीएस पेपर 3 में। ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब समस्या आएगी, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को फ्रेम करना नहीं सीखेंगे। पहली बार उतना बेहतर नहीं होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन 4-5 बार करेंगे ना तो आपको पता होगा, अच्छा ये है तो ये टॉपिक मुझे ऐसे ऐसे करके लिख देना है, बात खत्म। चाहे जितना क्वेश्चन घुमाए, आप आंसर को घुमाना सीख जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? वित्तीय संसाधन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? हमने मानव संसाधन पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं वित्तीय संसाधन। देखो, सबसे पहला भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, बहुत सारे पेमेंट्स बैंक आ गए, चाहे वो पेटीएम का हो, एयरटेल का हो, या कहीं ना कहीं आजकल तो क्या कहते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस का भी पेमेंट बैंक आ गया, और लघु बैंक, छोटे बैंकों की स्थापना की गई, जिससे क्या हुआ? वित्तीय समावेशन आया और वित्तीय संसाधन भी जुट गए हमारे पास। ठीक है, आगे राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, ठीक है,
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या करती है, यूपीआई प्लेटफॉर्म लेकर आई। इससे क्या कर रहे हैं हम, लगातार बहुत तेज़ी से वित्त का हस्तांतरण कर पाते हैं। तो ये क्या है, वित्तीय संसाधन है ना। इससे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास भेज पाता है। आगे पीएम मुद्रा योजना, इससे क्या हुआ, गैर औपचारिक क्षेत्रों में सूक्ष्म ऋण देने की पहल हुई कि नहीं, पहल हुई, बिल्कुल हुई। यहाँ एक चीज़ और आप डाल सकते हैं, यहाँ आप डाल सकते हैं पीएम का ही एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी था, अभी याद आता तो मैं बता देता हूँ। आगे आइए देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र, 2017 में लाया गया। इससे क्या हुआ, जो भी वित्तीय शिक्षा थी उसके ऊपर हमने ध्यान दिया और उससे काम बढ़े। अगला स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम लाया गया। नाबार्ड की सहायता से घर घर पर बैंकिंग को पहुंचाया गया। ठीक, जनधन बैंकिंग आप जानते हैं, आधार और मोबाइल बैंकिंग लेन देन होने लगा। क्या पहले आधार से पैसा निकलता था, नहीं, लेकिन अब निकल रहा है। तो ये क्या है, वित्तीय संसाधन आराम से आप जुटा पा रहे हैं कि नहीं जुटा पा रहे हैं। पहले बैंक में पैसा था लेकिन समय से नहीं मिलता था, लेकिन अब मिल रहा है। आगे आरबीआई का साक्षरता केंद्र, ये क्या है, आरबीआई ने क्या किया ना, जो व्यापारिक बैंक थे उनसे अनुरोध किया कि एक साक्षरता मिशन लाया जाता है, जिससे जो वित्तीय संसाधन है उसको जुटाने तथा उसके लिए अगर किसी को समस्या आ रही है तो क्या कर सकते हैं, इसको लेके आ सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो भी लोग हैं उनको आराम से इस केंद्र पे वह मामला मुहैया कराया जाए, जिससे क्या हो, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को समझने तथा अपने जो उनका व्यक्तिगत हित है उसको समझने तथा उसको निष्पादित करने में उनको मदद मिले, है ना। ठीक है, इस पे बारे में हमने चर्चा की है। तो उस वही क्या किया आरबीआई ने, वही चीज़ लेकर आई। ठीक है, एक और है प्रधानमंत्री ऋण योजना, वो भी है ना। तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, कभी याद आएगा तो बता दूंगा, अभी जस्ट रिसेंटली तुरंत याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उठाए गए कदम हैं। अगर आपको और भी एग्जाम्पल मिलते हैं तो लिखिएगा, लेकिन 3-4 एग्जाम्पल लिख दो। भुगतान बैंक हो गया, लघु बैंक हो गया, पीएम मुद्रा योजना हो गया, जनधन हो गया, स्वयं सहायता समूह की तरफ से काम करे, वित्तीय केंद्र खोला गया, आरबीआई साक्षरता अनुरोध मतलब लेकर आ गया, केंद्र लाए गए, और क्या लिखोगे यार, इतनी सारी चीज़ें हो गई, बस बहुत है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पर्यावरण संसाधन है उस पे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं या उसको जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए उठाए गए कदम क्या थे, इन पे बात करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रयोग अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पूरे समाज पे डालते हैं। इसलिए हमने क्या लेकर आया, नेशन ग्रीन कॉरिडोर कार्यक्रम लेकर आए। इससे क्या हुआ, जो अक्षय ऊर्जा है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, उस पर हमने उनके स्रोतों को ढूंढना शुरू किया और वहाँ से बिजली बनाने का काम शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इससे नष्ट नहीं होते और हमें लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। और इस तरह हम क्या कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पानी का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। ठीक, तो ऐसा संसाधन जुटाया जाए प्रकृति से, जिससे प्रकृति के ऊपर भार भी ना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। इसी को तो कहेंगे प्राकृतिक संसाधन, है ना। अगला कदम क्या उठाया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष बनाया गया। इसमें क्या हुआ, पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास एक संस्था मतलब एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया और एक ऐसा कोष बनाया गया कि अगर हमें कोई प्रौद्योगिकी लानी है तो हम क्या करेंगे, उस पर अनुसंधान और विकास करेंगे कि क्या वह प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय अनुकूल है कि नहीं, उसके लिए एक कोष बना दिया गया। ये क्या है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन को जुटाने के लिए तो ये कदम उठाए जा रहे हैं। अगला राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन, खाद मतलब जो खेतों में खाद पड़ती है उसका। तो आजकल देख रहे होंगे हरा कचरा और नीला कचरा, इनकी घर के सामने सुबह सुबह लेके अलार्म बोलता है वो ना, तो वही क्या है, बायोडिग्रेडेबल कचरा से बायोगैस बनाने को लेके सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन लेकर आई है। आगे एफडीआई की नीति, देखिए एफडीआई की नीति में क्या रहा खासकर कि जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है ना उसके लिए 100% तक एफडीआई है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा, ठीक है, जो विदेशी निवेश होगा वो 100% तक नवीकरणीय ऊर्जा में किया जा सकता है। कोई भी कंपनी आती है तो 100% बाहर का ही पैसा लाके भारत में बिजली को बनाने के लिए काम कर सकती है।
ठीक, तो ये क्या हुआ, बहुत बड़ा कदम था। और ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन इससे क्या होंगे, हमारे मजबूत होंगे। अगली बात होती है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसके तहत क्या है, आपको उतना ही पैसा दिया जाता है, उतने में ही आप काम करेंगे। तो उपयुक्त पारिस्थितिकी मानक डिज़ाइन इस पे बनाया गया है। याद करिए, ये भी अगर आवास आपको बनाना है तो इसका नक्शा पास होता है और बाकायदे उसमें आता है कि भैया इतना ही यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक उपयुक्त पारिस्थितिकी मानक डिज़ाइन करता है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने में हेल्प करता है। मैं बताऊं, आप एग्जाम्पल अच्छे ले सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करना आपके तरीके में हो सकता है। इसी को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, विनिर्माण क्षेत्र में यूज कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कहाँ यूज किया, प्राकृतिक संसाधन में। तो बस आपको यही धीरे धीरे आप सीखेंगे, है ना, तुरंत नहीं किसी चीज़ को सीखा जा सकता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखा जाता है। इसीलिए लगातार यूपीएससी में जो लगा रहता है वही बहुत अच्छी रैंक लेके पास होता है। तो अगर आप नए हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे लगे रहिए, साल 1.5 साल आराम से आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और जानते हैं आप यार, अगले साल आपका एग्ज़ाम है मेंस का, वो भी सितंबर में, तो अभी से 1.5 साल मतलब साल भर है ना तो काफ़ी टाइम है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बस अच्छे से पढ़ना है, आंसर को फ्रेम करना सीखना है। ठीक, तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। कि मुझे लगता है कि जो संसाधन को जुटाने से लेके आपको जो समस्याएं बनी रहती थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आज लगी होगी कि नहीं सच में इजी है, इतना टफ नहीं है, बस चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए।